वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, और ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 की भी बात करी थी। पार्ट नंबर 1 में हमने बात करी थी मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, पार्ट नंबर 2 में हमने बात करी थी स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंटों को कंसल्ट करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में। फर्स्ट पॉइंट बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, सेकंड रोल क्लैरिटी, थर्ड पॉइंट क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, फोर्थ पॉइंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिफ्थ पॉइंट कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्स पॉइंट अडॉप्शन टू चेंज, सेवन पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एंड एट पॉइंट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इन 8 पॉइंट के बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि एग्जीक्यूशन करने का बेनिफिट किसको रहता है? स्पेशलाइजेशन को। अब यहाँ पे बात करते हैं स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है जो एक प्रोफेशनल पर्सन्स जो अपनी एक्टिविटी में स्पेशलिस्ट है, जैसे मैनेजर, एक जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, जैसे सेल्स मैनेजर हो गया। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा वो प्रोडक्शन की एक्टिविटी में स्पेशलाइज्ड है, इसलिए उसको प्रोडक्शन मैनेजर बनाया गया है। इसका फ़ायदा क्या रहेगा इनको स्पेशलाइजेशन को, यानी कि एक तरीके से ओनर हो गए कंपनी के, या एक तरीके से कंपनी को संभालने वाले हो गए, या कंपनी को मेंटेन करने वाले, कंट्रोल करने वाले। इनका फ़ायदा क्या होगा कि इन लोगों का जो वर्क होता है वो इजीली ये लोग बांट देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। जितने एम्प्लॉयज़ होंगे उनको वर्क बांटेंगे उनके अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से डिवीज़न ऑफ वर्क प्रॉपरली इफेक्टिव रहेगा किसी भी गोल को अकम्प्लिश करने में। अगर डिवीज़न ऑफ वर्क करेंगे तो डिवीज़न ऑफ वर्क की वजह से ये बड़े वर्क को स्मॉल यूनिट्स में बांटेंगे, और जितने स्मॉल यूनिट्स में वर्क को बांटेंगे उतनी ये लोग लेबर का भी डेवलपमेंट करेंगे और ख़ुद का भी बेनिफिट करेंगे, क्योंकि जितना वर्क को बांटेंगे उतना ये वर्क है ना प्रॉपरली डन होगा टाइम पे, और कम कॉस्ट में डन होगा, और ये अपने गोल को अचीव कर लेंगे, और इससे लेबर का भी फ़ायदा होगा। तो बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन में पता रखा है पहला पॉइंट, एवरी इंडिविजुअल इज़ असाइंड अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क। जितना इंडिविजुअल है ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एम्प्लॉय, एज अ लेबर, एज अ वर्कर, उनको टोटल वर्क का कुछ कुछ हिस्सा बांट दिया जाता है। उस हिस्से को बांटने के बाद ये क्या करते हैं, ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जैसे जैसे ये वर्क को बांट देते हैं इस वैसे वैसे वर्क आसानी से बटन डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद यहाँ पे प्रॉपरली वर्क डन होता है टाइम पे। तो ये बेनिफिट स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस मानी गई है। सेकंड बात करते हैं रोल क्लैरिटी। रोल का मतलब यहाँ पे किस तरीके का रोल रहेगा, किस तरीके का वर्क रहेगा। क्लैरिटी मतलब क्लियर रहता है, रोल डिफाइन क्लियर रहता है किस तरीके का प्रॉपरली वर्क करना है। द एम्प्लॉयज़ आर असाइन डिफरेंट जॉब्स एंड मैनेजर्स डिफाइन द जॉब। एम्प्लॉय को अलग अलग जॉब दी जाती है उनकी कैपेबिलिटी और उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, और मैनेजर ये डिफाइन करता है जॉब को कि किस तरीके से आप मैनेजर रोल क्लियर करता है एज ए एम्प्लॉय के लिए, और उनको उनके अकॉर्डिंग जॉब देता है, जिससे एम्प्लॉय इजीली फ्लेक्सिबल तरीके से जॉब को ढंग से कर पाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स बीइंग क्लैरिटी इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय के माइंड में क्लियर डिफाइन करता है जॉब का डिस्क्रिप्शन, जिससे एम्प्लॉय भी प्रॉपरली वर्क को डन करता है। तो रोल क्लैरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द जॉब। थर्ड पॉइंट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। यहाँ पे वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर क्लैरिटी रहेगी वर्किंग रिलेशनशिप में तो यहाँ पे मैनेजर और वर्कर का भी रिलेशनशिप बढ़िया रहेगा, कि सबको पता होना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए कि किस किस एम्प्लॉय या किस किस वर्कर का क्या क्या वर्किंग रिलेशनशिप है मैनेजर के साथ। मैनेजर के ऑर्डर वो फॉलो करते हैं, और मैनेजर जो ऑर्डर देता है उसको रिसीव करके उस ऑर्डर को प्रॉपरली पूरा करते हैं। तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईच मैनेजर नो क्लियरली टू होम ही कैन गिव ऑर्डर एंड फ्रॉम होम टू रिसीव। द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन इज़ क्लियरली डिफाइंड। हर मैनेजर को पता है कि किस किस को ऑर्डर देना है, और हर एम्प्लॉय को पता है कि किस किस मैनेजर से उसको ऑर्डर मिलना है। इससे उसको वर्किंग रिलेशनशिप में भी दोनों के फ़ायदा रहता है, और इजीली अपने गोल्स को भी अकम्प्लिश करते हैं। द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इज़ क्लियरली डिफाइंड। इसमें सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट यानी कि मैनेजर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप भी यहाँ पे क्लियर डिफाइन हो जाता है, और इससे प्रॉपरली वर्किंग रिलेशनशिप भी क्रिएट होता है, और एम्प्लॉय अपने वर्क को पूरा ढंग से कर पाता है, और मैनेजर अपने गोल को इजीली अकम्प्लिश कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब प्रॉपर तरीके से यूज
एडिक्वेट यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का, किस तरीके से रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। अब रिसोर्सेज यहाँ पे किस बेसिस पे पहले बात करते हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके से मिलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एज अ लेबर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज अ मनी एंड फिजिकल रिसोर्सेज एज अ रॉ मटेरियल। तो इन रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज़ करना, किस तरीके से करना, देयर आर फ्यू चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, देयर आर नो चांसेस दैट सेम वर्क इज परफॉर्म बाय 2 और मोर इंडिविजुअल। तो सबसे बड़ी बात बता रखा है कि एक ही वर्क को 2 या 2 से ज़्यादा वर्कर नहीं कर सकते, यानी कि हर एम्प्लॉई अलग अलग तरीके से, हर मैनेजर अपने वर्क को अलग अलग तरीके से करेगा। तो जितना यहाँ पे वर्क क्लियरली डिफाइन होगा, जितने वर्क के लिए पर्सनस अलोकेट होंगे, उतना वर्क प्रॉपर्ली डिफाइन होगा और जो रिसोर्सेज होंगे उसका प्रॉपर्ली यूज़ होगा, उसका प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन होगा। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का, डैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद बता रखा है नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पे तालमेल बना के रखना, टुगेदरनेस लेकर आना। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली रहेगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉय और मैनेजर को। द सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब आर ग्रुप वन डिपार्टमेंट विच लीड टू हार्मोनी इन वर्क। यहाँ पे दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में, जिससे वर्क का हार्मोनी होता है। हार्मोनी मतलब यहाँ पे टुगेदरनेस वर्क में आता है और वर्क को प्रॉपर्ली इजीली तरीके से ढंग से कर पाते हैं दोनों, क्योंकि दोनों के बीच में क्या रहता है, रिलेशनशिप रहता है वर्किंग का। तो वर्किंग का रिलेशनशिप जितना रहेगा उतना ये प्रॉपर्ली अपने वर्क को ईजीली डन कर पाएंगे, एज अ मैनेजर के रोल के और एज अ वर्कर के रोल्स का। बाय ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव। जितना वर्किंग रिलेशनशिप प्रॉपर रहेगा उतना एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी यहाँ पे इंप्रूव होगी। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अडॉप्शन टू चेंज लाने में अडॉप्शन, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग अगर हम करते हैं तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जितने डिपार्टमेंट होते हैं और जितने ग्रुप्स होते हैं उनको चेंज लाने के लिए मैनेजर को मनाना पड़ता है। मैनेजर एज अ मैनेजर सारे एम्प्लॉयज़, सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके चलता है, सारे ग्रुप्स को कोऑर्डिनेट करके चलता है और उनको चेंज लाने के लिए यहाँ पे इंड्यूस करता है या उनको मनाता है। अब ये यहाँ पे एडॉप्शन टू चेंज, यहाँ पे चेंज लाना आसान है अगर चेंज लाना आसान कब होता है, जब मैनेजर के अकॉर्डिंग सारे वर्कर्स वर्किंग करते हैं। अगर यहाँ पे मैनेजर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, प्रॉपर वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रहता, तो चेंज लाने में बहुत दिक्कत आती है ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे न्यू इनोवेटिव टेक्निक को अडॉप्ट करना, चेंज लाना, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है। विद दिस चेंजेस कैन बी अडॉप्टेड ओनली इन दैट एरिया विच मे बी अफेक्टेड बाय दीज चेंजेस लाने के लिए बहुत ही यहाँ पे मुश्किल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे हर प्रॉपरली वर्कर का डेवलप करने के लिए उनको नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचना पड़ता है। यहाँ पे अगर इनोवेटिव न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आनी है तो यहाँ पे एज अ एम्प्लॉय आपको प्रॉपरली एज अ वर्कर आपको प्रॉपरली वर्क के अंदर नई नई चीज़ें सीखनी है और नई नई इनोवेटिव थिंग्स करनी पड़ेगी। जितना इनोवेटिव थिंग्स पर्सन करेगा उतना प्रॉपरली वर्क को डन कर पाएगा। एज अ मैनेजर भी इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इनोवेटिव आइडिया लाने से क्या होता है, वर्कर नया को सीखता है और हर वर्कर को हर एरिया के अंदर है ना वर्क सिखाना चाहिए, जिससे वो नई नई चीज़ें सीख सके और हर वर्क को ढंग से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बता रखा है, इसी में पॉइंट है डेलीगेशन नॉट ओनली रिड्यूसेस द वर्कलोड बट मैनेजर ऑल्सो मेक द क्रिएटिव। डेलीगेशन होना चाहिए, वर्क को बांट देना चाहिए, वर्क का जितना बांटेंगे उतना वर्क का लोड रिड्यूस होगा और यहाँ पे क्रिएटिव भी प्रॉपरली होगा। नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है यहाँ पे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जितना ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंशन होगा उतना ग्रोथ होगा। अब एक्सपेंशन एंड ग्रोथ बहुत तरीके से होगा। एक तो प्रॉपरली डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए, प्रॉपरली डिवीजन ऑफ वर्क जितना करेंगे उतना प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज करना, एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज लेबर का प्रॉपर यूटिलाइज करना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज़ करना, बिना वेस्ट करे मनी को प्रॉपरली यूज़ करना और रॉ मटेरियल का प्रॉपरली यूज़ करना। ये 3 रिसोर्स का जिस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉपरली यूज़ कर लिया वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली डेवलप ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। इट कैन एक्सपेंड दोज एक्टिविटी इन प्लान मैनर, और प्लान मैनर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्लान मैनर का कैसे अकॉर्डिंग, यानी कि जो प्री डिटरमाइंड प्लान्स हमने सोच रखे एज अ मैनेजर, उस प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करना, उस प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करना। जितना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स एंड मैनेजर्स
सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड प्लान के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करने के बाद यहाँ पे गोल्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंट तरीके से इजीली अचीव कर पाएंगे, और इससे दोनों का फ़ायदा होगा, यहाँ पे वर्कर्स का भी फ़ायदा होगा और एज अ मैनेजर का भी फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में हमने बात करी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, 8 पॉइंट डिस्कस करें जो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को शो करते हैं। थैंक यू।